Hello, good evening, everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to the day two of Cyber Rakshak workshop, proudly organized by Prerogative Pointer Student Chapter in collaboration with Digital Yoda Foundation and Code Virus Security. For those who are joining us today for the first time, I am Roshni Devdutt Mishra, Vice President of Prerogative Pointer, and I will be your host for this insightful evening. It's truly an honor to have you all here. Yesterday, we embarked on a journey into the world of cybersecurity. We explored foundational concept, career opportunity, and witnessed an engaging hand-on demonstration. Today promises to be just as enlightening with two exciting and highly relevant sessions. First, we have career path in cybersecurity and bug bounty basic, and second, beginner's approach to bounty and responsible disclosure. This topic are invaluable for everyone curious about ethical hacking or envisioning a future in cyber security. We are thrilled to welcome back two outstanding experts in the cybersecurity domain. Today, we have here Mr. Ankit Rai, founder of Code Virus Security and director of Digital Yoda Foundation. Joining with him, we have Mr. Durgesh Thakre, CEH, Cyber Forensic and Penetration Testing, a specialist in cybersecurity technique. So, before starting the event, I would like to inform everyone that certificate will be only awarded to those who attend today's session till the very end. So make sure to stay engaged and active throughout the session to receive your certificate. So without a further ado, I would like to invite Mr. Ankit Rai to hand over the further session. Over to you, sir. Okay, thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हो। आप में से कितने लोग ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कुछ पढ़े हो या कुछ नॉलेज रखते हो? कोई ऐसा है जो कि बता सकता है थोड़ा बहुत? ओके, दिव्यानी गुप्ता। Please turn on your microphone and be responsive. तो मैंने टर्मिनल में टर्मक्स यूज कर रखा है और लिनक्स का उतना नॉलेज नहीं है, बट उबंटू पे भी मैंने यूज कर रखा है। ओके, मतलब कि अभी तक आपने बस लिनक्स पे वर्क कर रखा है ना साइबर सिक्योरिटी में? और यस कोई सर, नॉर्मल फिशिंग टेक्निक्स हल्की फुल्की से। ओके, नेक्स्ट। और किसी को नहीं पता है? ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है और एज वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का गोल है डिजिटल इंडिया को डेवलप करना। डिजिटल इंडिया से आप लोग कहीं ना कहीं एक नॉर्मल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हो, जहाँ पे हर एक चीज, आज आप कोई फ्रूट्स खरीदने जाओ या कुछ भी आप लेने जाओ, वहां पे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हो। तो साइबर सिक्योरिटी जितना एज अ स्टूडेंट आप लोगों को नीड है, उतना ही एज अ रेस्पॉन्सिबल इंडियन पर्सन आप लोगों के लिए उतना ही जरूरत है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चाइना से भी ज्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं आज के टाइम में। तो जब ये डिजिटल पेमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट साथ में स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं स्कैम को लेके ज्यादा तो नहीं बात करूंगा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के स्कैम होते हैं, क्या होते हैं, और अगर कहीं पर स्कैम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। बट अगर मैं एज ए स्टूडेंट्स बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी डोमेन
आप कह सकते हो कि एक बेस्ट डोमेन है आज के टाइम में। जैसे अभी मैंने पूछा, आप बस 3 लोग साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हो, जबकि अगर आप बीटेक या बीसीए, सीएस से आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग को बेसिकली अब तक आप लोग को डोमेन पता होना चाहिए कि हमें किसमें क्या करना है। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब पूरी तरीके से ये नहीं होता है कि आपको बस टर्मक्स यूज करना है, लिनक्स यूज करना है, उबंटू यूज करना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है। उससे ऊपर कहीं ना कहीं कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना है, तो आपको सबसे फर्स्ट चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी पर्सन? कोई भी मुझे बता सकता है? तो आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो अच्छा सेशन जाएगा, है ना? हेलो भैया, हेलो। नेटवर्किंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है मुझे जहाँ तक लगता है। हमारे लिनक्स हाँ जी। फंडामेंटल्स एंड नेटवर्किंग, ये दोनों काफी बेसिक्स हैं, वो काफी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही बताया। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में अगर अपना कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो नेटवर्किंग का होना चाहिए, और साथ में आपको लिनक्स का फंडामेंटल आना चाहिए, लिनक्स आपको यूज करने आना चाहिए। देन आप साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना सकते हो। तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोगों ने बात किया था। हमारे साथ दिव्यांशु गुप्ता जी जुड़े थे, उन्होंने आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। आज भी दुर्गेश हम लोग के साथ हैं। दुर्गेश भी हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। एक बार इस सेशन को कंप्लीट होने देंगे, फिर आप लोग को पता है कि जो दे रहे हैं उनके लोग कुछ कोर्सेस रखे हैं, और वो जो कोर्स होगा वो प्रॉपर लिनक्स फंडामेंटल पे होगा। कुछ इस तरीके का कोर्स होगा जिसमें कि पुलिस केसेस जो कि पुलिस ने सॉल्व कर रखे हैं, या किस किस टाइप के केस होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि अगर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना कैरियर बनाना हो तो उसके लिए इजी हो। तो हम लोग ये सारी चीजें उस कोर्स में कवर करेंगे। साथ में आप लोगों में से जिनका बेहतर होगा क्विज, जिनका आंसर सबसे ज्यादा होगा, जिनको और जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, उनको हम लोग इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग लास्ट तक कनेक्टेड रहना और थोड़ा सा इंटरेक्ट आप लोग करो, है ना? आप लोग ऐसा मत बिहेव करो एक स्टूडेंट्स की तरह कि नहीं, आप लोग कुछ पूछो ही मत, कुछ समझो ही मत, तो फिर इस सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग का इंटरेक्शन इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, मैं दुर्गेश से बोलूंगा। हेलो दुर्गेश। हेलो सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। दुर्गेश आप अपना सेशन स्टार्ट करिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमें दिव्यांशु सर ने अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज दी थी कि कैसे मालवेयर्स किसी भी सिस्टम के अंदर आते हैं, देन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, एंड अगर आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर आ जाता है तो अटैकर आपके सिस्टम को लाइव देख सकता है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ें परफॉर्म कर सकता है ना। सो आज के दिन हम 2 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो करियर पाथ, आप कहाँ से साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर सकते हो, आपको एंड साइबर सिक्योरिटी के कौन से ब्रांचेस है कौन सी ब्रांच अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको जॉब रोल्स कौन से मिल सकते हैं। दूसरा हम बग बाउंटी देखने वाले, बग बाउंटी क्या होती है, एंड कुछ बग्स को हम लाइव टेस्ट करके भी देखने वाले, प्रैक्टिकल भी देखने वाले, एंड बग बाउंटी के लिए आप कहाँ पे देख सकते हो, आपको कहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बता दो। सर विजुअल है। ओके,
ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमें इस दिव्यांशु सर ने ऑलरेडी ये चीजें कवर कर दी थी। सो आज हम सबसे पहले तो करियर पाथ देखने वाले कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर पाथ कौन सा आप चूज कर सकते हो, देन बग बाउंटी क्या होती है, प्रैक्टिकल कुछ बग्स को एक्सप्लोर करके देखेंगे, एंड बग बाउंटी करने के लिए कौन से बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स आपके पास आते हैं एंड लास्ट में आपका Q&A सेशन होगा, है ना। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है करियर पाथ इन साइबर सिक्योरिटी। आप करियर पाथ कौन सा चूज कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपकी जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है। आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जा सकते हो, फोरेंसिक्स में जा सकते हो, देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो डिपेंड आपको कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है एंड आपके गोल्स क्या क्या है ना। सबसे पहले तो आप नेटवर्क फंडामेंटल सीख सकते हो। उसके लिए अलग अलग तरह के कोर्सेस आते हैं, जैसे कि कॉम्पेटिया हो गया, कॉम्पेटिया नेटवर्क हो गया, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, CCNA, जिनके अंदर आपको TCP IP प्रोटोकॉल्स क्या होती है, IP एड्रेस कैसे काम करती है। जैसे लास्ट सेशन के अंदर दिव्यांशु सर ने हमें बताया था कि हम IP एड्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, IP एड्रेस का कैसे यूज कर सकते हैं। देन जब वो मालवेयर बना रहे थे या फिर ट्रोजन बना रहे थे कसार रैट के थ्रू, उसके अंदर भी उन्होंने IP एड्रेस का यूज किया था एंड देन कुछ पोर्ट का भी यूज किया था, है ना। तो वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं, नेटवर्क के अंदर डेटा कैसे ट्रैवल होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर बताई जाती है ना। देन आपकी वेबसाइट्स हो गई, वेबसाइट के ऊपर जो डोमेन नेम रहता है, फॉर एग्जांपल google.com, facebook.com, ये कैसे काम करते हैं। किसी भी नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हो, आपको IP एड्रेस कैसे मिलती है, उनके अंदर स्विचेस क्या रहते हैं, है ना। फायरवॉल आप लोगों ने सुना होगा, विंडोज के अंदर फायरवॉल आती है। हम इंटरनेट से हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके की गलत डेटा पैकेट्स ना आए, उसके लिए हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं ना। तो आप सबसे पहले नेटवर्क फंडामेंटल सीख सकते हो। नेटवर्क फंडामेंटल सीखने के बाद आपके पास इथिकल हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग के अंदर उसके लिए आप सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हो या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का कोर्स कर सकते हो, ये दोनों ही कोर्स कर सकते हो। सो इन कोर्सेज के अंदर बेसिकली आपको हैकिंग के टेक्निक कौन से होते हैं, हैकर्स किस टाइप के होते हैं, ऑफेंसिव, अगर आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो आपको क्या करना चाहिए। देन अलग अलग टाइप्स के अटैक हो गए, जैसे हमने दिव्यांशु सर ने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था हम मालवेयर अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही काफी सारे अटैक्स होते हैं। दिव्यांशु सर ने आपको एक विंडोज को एक्सप्लोर करके दिखाया था। वैसे ही इथिकल हैकिंग के अंदर आपको एंड्रॉयड एक्सप्लोइटेशन हो गया। उसके बाद वेबसाइट को कैसे हैक होता है। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि टेलीग्राम का या फिर ट्विटर का, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, हजारों यूजर्स के यूजर नेम्स, पासवर्ड, ईमेल्स डार्क वेब पे बेचने के लिए रखे गए। तो ये डेटा एक्चुअली लीक कैसे होते हैं, अटैकर्स इन डेटा को वेबसाइट के अंदर से कैसे निकालते हैं, है ना। एंड ये हम प्रैक्टिकली भी आज करके देखने वाले। सो ये सारी की सारी चीजें आपको इथिकल हैकिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। देन किसी भी सर्वर को कैसे क्रैश किया जाता है ना, डीडोस अटैक्स हो गए। तो अलग अलग हैकिंग की टेक्निक्स, अलग अलग हैकिंग के टूल्स, हैकिंग के लिए हम जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, काफी सारे डिस्ट्रो आते हैं। आपने काले लिनक्स का नाम सुना होगा, ज्यादातर यही यूज होता है। इसके अलावा भी काफी सारे काले लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो आते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक आर्क लिनक्स आता है, उसके बाद पैरेट ओएस आता है ना। इन सब का यूज करके हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये इथिकल हैकिंग के अंदर आपको बताया जाता है। देन आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग काफी अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। जैसे कि अगर इथिकल हैकिंग में आपको वेबसाइट को एक्सप्लोर करना पसंद आ गया तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन ले सकते हो। उसके बाद वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपको ओनली वेबसाइट्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर वर्नोबिलिटी, जिन्हें हम वीकनेसेस भी बोलते हैं, जिन वीकनेसेस का यूज करके हम वेबसाइट के अंदर से किसी दूसरे यूजर्स की डिटेल निकालना हो गया या फिर दूसरे यूजर्स के अकाउंट को विदाउट परमिशन गेन करना हो गया, है ना। ये सारी की सारी चीजें वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखते हैं। उसके बाद आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम एंड्रॉयड को हैक नहीं करते। एंड्रॉयड के अंदर जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे कि प्ले स्टोर पे जाते हो, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह की एप्लीकेशन का आप यूज करते हो, है ना। तो उन एप्लीकेशंस के अंदर किसी तरह की वीकनेस अवेलेबल है या नहीं, वो हम चेक करते हैं।
फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो उस एप्लीकेशन के अंदर आपने आपका यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, एंड सपोज एंड्रॉइड के अंदर एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एक वल्नरेबिलिटी आती है, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज नाम की वल्नरेबिलिटी। सो अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर रही, तो जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे कि आप यूजर नेम डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, वो सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर होगा। एंड अगर आपके फोन का एक्सेस किसी हैकर के पास चला गया, तो वो सारे के सारे यूजर नेम एंड पासवर्ड आराम से देख सकेगा। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कर सकते हो, एंड उसके अंदर जैसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। नेटवर्क जैसे कि आपके वाईफाई हो गए, वाईफाई के भी काफ़ी सारी टाइप्स आते हैं, जैसे कि WPA1, WPA2, WPA3। तो अलग अलग वाईफाई नेटवर्क को आप पेनिट्रेट कर सकते हो, उनके अंदर उनको हैक करके उन वाईफाई से कनेक्ट करने का ट्राई आउट कर सकते हो, है ना। उसके लिए अलग अलग तरीके के अटैक्स आते हैं। आप ब्रूट फोर्स अटैक मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, उसके बाद इविल ट्विन अटैक हो गया, है ना। तो अगर आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हो, तो उसके अंदर आप वाईफाई को क्रैक करके वाईफाई के अंदर डायरेक्टली एक्सेस गेन करने का ट्राई आउट कर सकते हो, है ना। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसे कि हमें हमेशा कॉल आते हैं, स्कैम कॉल आते हैं। एक लड़की कॉल करती है, लड़की बोलती है कि मैं बैंक से बात कर रही हूँ, आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैंने तो अभी किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए। वो लड़की बोलती है कि फिर आप अभी के अभी अकाउंट को सिक्योर करिए, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके की डिटेल्स हमें दे दीजिए। वो आदमी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लड़की को दे देता है, उसके अकाउंट से बाद में पैसे गायब हो जाते हैं ना। तो इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग हो गई। कंपनी के अगर आप कंपनियों में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग कैसे टेस्ट होती है। बेसिकली अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर बन गए और किसी कंपनी के अंदर आप सोशल इंजीनियरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, तो उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज पे आप ईमेल सेंड कर सकते हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूँ। उसके लिए ईमेल स्पूफ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल यूज करके एम्प्लॉयज को ईमेल सेंड कर सकते हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूँ, एंड जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे उस रिसेंट प्रोजेक्ट की क्रेडिशनल चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय बुद्धू बन जाते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पेनिट्रेशन टेस्टर को सेंड कर देते हो, तो वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग काम हो जाती है। तो इस तरीके की अलग अलग पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हो, है ना। देन आप इसके बाद फोरेंसिक्स में जा सकते हो। जैसे कि किसी भी तरीके का क्राइम हुआ, उस क्राइम के अंदर कोई भी कंप्यूटर या फिर फोन, इस तरीके की डिजिटल डिवाइसेस यूज करे गए हैं, तो वहाँ पे हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके लिए आपके पास कोर्सेस आते हैं, CHFI आप कर सकते हो, है ना। देन फोरेंसिक सर्टिफाइड फोरेंसिक एग्जामिनर का कोर्स आप कर सकते हो। जैसे कि एक विंडोज है, विंडोज के थ्रू किसी भी तरह का क्राइम हुआ, उसके ऊपर लॉक लगा है, तो वहाँ पे हम मल्टीपल चीजें करते हैं। सबसे पहले तो उसकी डेटा एक्विजिशन करते हैं, उस विंडो के अंदर किसी तरीके के एविडेंस हमें मिलते हैं क्या, जो एविडेंस जो भी चीज हुई है या फिर जो भी क्राइम हुआ है, उस क्राइम को प्रूव कर सके। जैसे कि अभी मैंने एक स्कैम का एग्जांपल दिया, उस स्कैम में उस लैपटॉप का यूज किया गया था, तो उस लैपटॉप के अंदर कुछ एविडेंस मिल सकते हैं क्या, जो भी स्कैम किया गया है वो इसी लैपटॉप के थ्रू किया गया है, कब किया गया है ना। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकालने का ट्राई करते हैं। देन आप उसके बाद एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जा सकते हो। एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए भी आप सर्टिफाइड फोरेंसिक एनालिसिस का सर्टिफिकेशन हो गया या फिर सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर का सर्टिफिकेट हो गया, उनको ले सकते हो। ये आपके ऑफेंसिव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, आपका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को सेव करना, है ना। कोई भी मालवेयर हो गया, जैसे कि एक मालवेयर है, आपके पास मालवेयर आ गया, तो वो मालवेयर अगर किसी भी सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है, उस सिस्टम को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, उस सिस्टम को कितना ज्यादा हार्म कर सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके का रैट ट्रोजन आ गया, तो वो जो भी अटैकर है उसको किस तरीके का डेटा सेंड कर सकता है। उससे बचने के लिए नेटवर्क के अंदर हमें क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, नेटवर्क को कैसे सेफ गार्ड करना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके की टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि आपका IDS हो गया, IPS हो गया, फायरवॉल हो गया। इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैं अगर IPS की बात करूं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये काम करता है, मान के चलो आपके नेटवर्क के अंदर आपने IPS इम्प्लीमेंट कर दिया एज अ इंसिडेंट हैंडलर, है ना। तो वो IPS क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर जो भी
किसी एक स्पेसिफिक अटैकर ने आपके नेटवर्क के अंदर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर से डेटा दूसरे सिस्टम पे जा रहा है या फिर आपका सिस्टम डायरेक्टली क्रैश हो रहा है, ये क्रैश हो सकता है उन डेटा पैकेट से, तो आपका आईपीएस डिटेक्ट कर देगा एंड उन डेटा पैकेट्स को आप नेटवर्क के अंदर आने ही नहीं देगा, उधर ही ब्लॉक कर देगा, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका नेटवर्क सेफ रहे। तो इस तरीके की चीजें आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड इंसिडेंट हैंडलर के अंदर करते हो। और अगर किसी भी तरह का अटैक हो जाता है तो उस अटैक को रियल टाइम में कैसे रोकना है ना, देन जो भी अटैक चल रहा है, अटैक हो चुका है तो उस अटैक को कैसे फिक्स करना, सिस्टम क्रैश हो चुके हैं तो उनको कैसे रिकवर करना, ये सारी की सारी चीजें आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर करते हो। तो डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जा सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वेब ऐप, एंड्रॉइड ऐप, आईओटी, जैसे कि आपके सीसीटीवीज आते हैं ना, वो आईओटीज हो गए, देना क्लाउड, अमेजोन वेब सर्वर के क्लाउड हो गए, है ना, अजूर हो गए तो उनके अंदर आप जा सकते हो। फॉरेंसिक्स में आप CHFI कर सकते हो। एंड बेस स्टार्टिंग के लिए आप पहले तो नेटवर्किंग एंड इथिकल हैकिंग ये दोनों ही कर सकते हो। आगे फिर आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। अब इनमें जॉब रोल्स डिफरेंट कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हो। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के अंदर जस्ट आपका मेन काम होता है, आपका जो भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन बन रहा है या फिर आपकी जो भी वेबसाइट बन रही है उसको सिक्योर बनाने का काम आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का होता है। देन आपका पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर इथिकल हैकर होता है। जस्ट आपको अटैक को सिमुलेट करना पड़ता है। आप किसी कंपनी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब पे लग गए तो उसके अंदर आपको कंपनी के अंदर ही अटैक करके देखना पड़ता है कि कंपनी के अंदर किसी तरीके की वीकनेस अवेलेबल है या नहीं। क्या कोई अटैकर आके कंपनी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंपनी के अंदर के सर्वर का एक्सेस गेन कर सकता है या नहीं। और अगर एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपने आपकी कंपनी के अंदर सिस्टम को हैक करने का ट्राई किया या फिर उसका एक्सेस गेन करने का ट्राई किया किसी भी वल्नरेबिलिटी के थ्रू, ये सक्सेसफुल रहा तो उसको आप फिक्स करने का ट्राई आउट करोगे, है ना, ताकि ब्लैक हैट हैकर आके उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके सिस्टम का एक्सेस गेन करके गलत तरह की चीजें परफॉर्म ना करे, है ना। तो आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो। देन इंसिडेंट रिस्पोंडर बन सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद फोरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हो। फोरेंसिक एनालिस्ट के अंदर आपके पास डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, ये चीज इस स्पेसिफिक टाइम में हुई है ना, ये इंसिडेंट इस स्पेसिफिक चीज टाइम में हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है या फिर जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम के अंदर ये डिवाइस इन्वॉल्व था, है ना, ये सारी की सारी चीजें आप फोरेंसिक एनालिस्ट के अंदर करते हो। देन थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हो। तो डिफरेंट जॉब रोल्स आपके पास आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। बग बाउंटी, ठीक है, आप में से कोई इंटरेस्टेड है बग बाउंटी? अगर जिसको भी पता है माइक ऑन करके थोड़ा बहुत बोलने में। यस, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है। बग बाउंटी सर मैंने थोड़ा स्टार्ट करा था। उसमें 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला रिकॉग्निशंस होता है, ओके, जिसमें कि हम लोग सब डोमेन इनुमरेशन करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर जो भी हमारा टारगेट होता है उसका सारा सब डोमेन्स हम गैदर करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन से सब डोमेन्स हमारे लाइव हैं। फिर चेक करते हैं कि उन सब डोमेन्स पे क्या हमारा कुछ वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो क्या उसका वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है, क्या इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या आने वाले समय में कंपनी के लिए ये ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो वो फिर हम उसके हिसाब से उसका P1, P2, P3, P4, P5 करके उसका एक रेटिंग होता है, जिसके हिसाब से हम लोग उसका रिपोर्ट क्रिएट करके उन्हें भेजते हैं। राइट। सी बग बाउंटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनियां नहीं चाहती कि उनकी वेबसाइट हैक हो, कोई अटैकर आके उनके वेबसाइट का यूज करके कंपनी के अंदर की प्राइवेट चीज़ों को देखे, या फिर कोई वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूजर्स आके अपने अकाउंट बना सकते हैं। तो कंपनियां नहीं चाहते कि भाई कोई भी अटैकर आता है तो उस अटैकर के पास यूजर की सारी डिटेल चले जाए। इसलिए कंपनियां क्या करती है, बग बाउंटी या फिर VDP प्रोग्राम्स रख देती है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम या फिर बग बाउंटी प्रोग्राम। अब ये बग बाउंटी प्रोग्राम या फिर VDP प्रोग्राम होता क्या है? बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर कंपनियां हैकर्स को हायर करती, या फिर इस प्रोग्राम के अंदर हैकर्स आके जो भी कंपनी है, अब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है, आप कंपनियां वेबसाइट भी दे सकती है,
आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी दे सकती है, क्लाउड भी दे सकती है, एंड IoT डिवाइसेस भी दे सकती है। उन डिवाइसेस के अंदर किसी भी तरह की या फिर उन वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह की वीकनेस अवेलेबल है या नहीं, वो आपके बग बाउंटी हंटर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है और ऑर्गेनाइजेशन ने एक बग बाउंटी प्रोग्राम रख दिया, उसके अंदर उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, एंड उस वेबसाइट के अंदर किसी बग बाउंटी हंटर आया, बग बाउंटी हंटर ने पता करा कि भाई इस वेबसाइट के अंदर एक बग अवेलेबल है या फिर एक वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, जिसको हम वीकनेस भी बोलते हैं, जिसके थ्रू अटैकर्स वेबसाइट के अंदर जो डेटाबेस है, जितने यूजर्स है, सभी यूजर्स की डिटेल्स आराम से निकाल सकते हैं, है ना। उनके यूजर नेम्स निकाल सकते हैं, पासवर्ड निकाल सकते हैं, या फिर अगर किसी का यूजर नेम पता है, विदाउट पासवर्ड और किसी के भी अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके की वल्नरेबिलिटी या फिर इस तरीके की वीकनेस अटैकर्स को मिल जाए, तो अटैकर क्या कर सकते हैं या फिर हैकर्स क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके किसी भी पर्सन का अकाउंट आराम से गेन कर देंगे। उनके अंदर उनकी जितने भी प्राइवेट चीजें होगी उस अकाउंट के अंदर, इमेजेस हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, उनके क्रेडिशनल हो सकते हैं, उनको गलत जगह पे यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। तो कंपनियां नहीं चाहती कि इस तरीके की चीजें उनके वेबसाइट के अंदर या फिर उनके प्लेटफॉर्म के अंदर परफॉर्म हो, इसलिए कंपनियां बग बाउंटी प्रोग्राम रख देती है। बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर बग बाउंटी हंटर्स आते हैं, उन वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने का ट्राई करते, वीकनेसेस को फाइंड आउट करने का ट्राई करते, उनको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, एंड अगर वो वीकनेस एक्सप्लॉइट हो जाती है तो वो उन कंपनियों को बोलते हैं कि आपके वेबसाइट के अंदर या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके की वीकनेस अवेलेबल है। इस वीकनेस का यूज करके अटैकर अलग अलग तरह की चीजें परफॉर्म कर सकता है। जो भी वीकनेस मिली तो अभी जस्ट हमें किसी ने कहा था उनको प्रायोरिटीज दी जाती है। मान के चलो आप दो अटैकर्स है या फिर दो बग बाउंटी हंटर्स है, उनको दो वीकनेसेस मिली एक सेम वेबसाइट के अंदर। एक वीकनेस डेटाबेस के अंदर जितनी भी यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो सारी की सारी निकाल के अटैकर को दे सकती है, और दूसरी वीकनेस जस्ट दूसरे के कमेंट्स को एडिट कर सकती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज दी जाती है, जैसे कि P1, P2, P3, P4 है ना, P5 तक हमारी प्रायोरिटीज जाती है। तो जो भी आपका बग होगा या फिर जो भी आपकी वीकनेस होती है, उसको जो भी आपको उन्होंने जो भी प्रायोरिटी दी होगी, जैसे कि डेटाबेस निकालने वाली प्रायोरिटी 1 में चली जाएगी, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बाउंटीज दी जाती है, यानी कि बग। जैसे कि P4 लेवल की वल्नरेबिलिटी अगर आप फाउंड करते हो तो उसके अंदर आपको $200 मिल जाएंगे। P3 की करते हो तो उसके अंदर $400 मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे रिवार्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड VDP प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से होता है। VDP प्रोग्राम्स के अंदर आपको जैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होती है वेबसाइट के अंदर, जो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर उनके प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिली है, वो आप अगर उन्हें रिपोर्ट करते हो तो आपको अलग अलग तरीके की गिफ्ट सेंड कर सकते हैं या फिर बाउंटीज भी सेंड कर सकते हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर क्या होता है? आपको कोई किसी भी तरीके की वल्नरेबिलिटी मिल गई, किसी भी तरीके की वीकनेस मिल गई, तो उस वीकनेस को आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे, है ना। जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस होगी उसी को हम रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी, फर्स्ट आप पता करोगे कि भाई टारगेट सिस्टम के अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल। जैसे अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो उसके अंदर SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी देखेंगे, है ना। तो हम पता करेंगे टारगेट सिस्टम के अंदर कौन सी वाली वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है ना। आपको वल्नरेबिलिटी पता चल गई कि भाई जो भी आपकी वेबसाइट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या फिर SQL इंजेक्शन इस तरीके की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, देन आप उसका एविडेंस गैदर करोगे। आप टेस्ट करते समय जो भी वल्नरेबिलिटी थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया तो उसका आप एक प्रूफ बनाओगे, जिसको हम POC बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कंडक्ट। जैसे कि आप फोटोज बना सकते हो या उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, वेबसाइट में पैरामीटर मिला, पैरामीटर के अंदर एरर जनरेट किया, देन उसके अंदर से डेटाबेस के अंदर से चीजें निकाली, है ना। तो आप उसका पूरा का पूरा वीडियो बना सकते हो। एविडेंस गैदर हो गया, देन आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो। अगर वो किसी तरह के बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे कि बगक्राउड, हैकरवन, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, तो उनके अंदर वहीं पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर प्राइवेट प्रोग्राम है तो आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हो, एंड देन उनसे रिप्लाई आने का अवेट नॉलेज के अंदर जो भी उनका रिप्लाई आ रहा है
तो उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 50 दिन भी लग सकते हैं ना। रिप्लाई आने के बाद आपको कंपनी के साथ काम भी करना पड़ सकता है, जैसे कि जो भी वल्नरेबिलिटी मिली उस वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स कर सकते हो आप, है ना। एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिली तो वहाँ पे अगर हम डाल सकते हैं, कोई भी बंदा किसी भी तरीके की चीजें पैरामीटर के अंदर डाल रहा है, अगर सिंगल कोट को डाल रहा है तो वो सिंगल कोट इंक्लूड ना करे, है ना। एंड देन कंपनी आपको जो भी रिवॉर्ड होगी, जो भी बाउंटीज होती है वो आपको सेंड कर देती है। तो आपका रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर होता है। कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके सर एक डाउट था मेरा। हाँ सर वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, या किस फॉर्म में हो सकता है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आप कैसा भी दे सकते हो, ज्यादातर वीडियो फॉर्मेट में ही दिया जाता है ना। जैसे कि आपको किसी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी मिल गई है ना, आपने जो जो स्टेप्स परफॉर्म करे, जैसे कि फर्स्ट आपने उसकी रिक्वेस्ट ली, एक टूल के अंदर लिया, या फिर एसक्यूएल मैप टूल ले लिया, उस टूल के अंदर आपने यूआरएल डाली, यूआरएल डालने के बाद किया, राइट। तो वो सारी की सारी चीज जितने भी आपने स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप्स परफॉर्म करी ना, वो पूरी की पूरी स्टेप्स की आप वीडियो बना सकते हो, एंड वो एज ए प्रूफ ऑफ कंडक्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन की ही वल्नरेबिलिटी लेते हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है, हम एरर जनरेट करते हैं। एरर जनरेट करने के बाद उसके अंदर से डेटाबेस का नाम निकालते हैं, फिर टेबल का नाम निकालते हैं, फिर कॉलम्स का नाम निकालते हैं, देन यूजर्स, पासवर्ड, जितनी चीजें वो धीरे धीरे करके निकालते रहते हैं। तो ये सारे फेज को हम रिकॉर्ड कर देंगे एंड उसको एज अ प्रूफ ऑफ कंडक्ट उनको भेजेंगे कि हमने इतने सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली परफॉर्म करे थे स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना। तो इसको आप एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भेज सकते हो, या फिर नॉर्मल वल्नरेबिलिटी जिसके अंदर जस्ट पॉपअप आ रहा है या फिर इस तरीके की वल्नरेबिलिटी है, तो उसके अंदर जस्ट स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दोगे, वो भी इनफ रहता है। बट आपको स्टेप्स के अंदर सारी की सारी स्टेप मेंशन करनी पड़ती है कि आपने किस टूल का यूज किया था, सब डोमेन इनोवेशन अगर किया था तो उसके लिए कौन से टूल का यूज किया था, देन आपने डायरेक्टरीज को निकाला था तो उसके लिए कौन से टूल का यूज किया था, है ना। तो ये सारी की सारी स्टेप्स आपको रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ती है। अगर आप पहले जो बग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बग क्राउड या फिर हैकरवन, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में चले जाते हो, तो उनके अंदर आपको पहले से ज्यादा चीजें टाइप नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको किस तरीके का बग मिला, एसक्यूएल इंजेक्शन का मिला, CORS का बग मिला, वो अपने आप पूरी की पूरी रिपोर्ट टाइप कर देता है। उसके अंदर जस्ट आपको स्टेप्स डाल देनी है एंड प्रूफ डाल देना है। बट अगर प्राइवेट इन्वाइट है तो उसके अंदर आपको टोटली एक जैसी ईमेल फॉर्मेट रहता है उसी तरीके से ईमेल फॉर्मेट देना पड़ता है। सबसे ऊपर आप सब्जेक्ट में डाल सकते हो कि कौन सा आपको कौन सी वल्नरेबिलिटी मिली, है ना। देन आप 2 के अंदर जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम डाल सकते हो, फ्रॉम के अंदर अपना नाम डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो कि आपको कब ये वल्नरेबिलिटी मिली थी। देन वल्नरेबिलिटी का टाइप बता सकते हो कि एसक्यूएल इंजेक्शन था, एसक्यूएल इंजेक्शन में कौन सा था, ब्लाइंड था, है ना, यूनियन था। उसके बाद उस वल्नरेबिलिटी का ओवरव्यू दे सकते हो कि वल्नरेबिलिटी क्या कर सकती है, उस वल्नरेबिलिटी का उस ऑर्गेनाइजेशन पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। ये सारी की सारी चीजें आप ओवरव्यू के अंदर डाल सकते हो। देन वल्नरेबिलिटी डिटेल्स डाल सकते हो कि वो जो भी वल्नरेबिलिटी है वो किस प्रायोरिटी में आती है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन स्टेप टू रिप्रोड्यूस डाल सकते हो कि उस वल्नरेबिलिटी को अगर एक्सप्लॉइट करना है तो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें आप स्टेप 2 रिप्रोड्यूस के अंदर डाल सकते हो। देन आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियोस को प्रोवाइड कर सकते हो एंड रिमिडिएशंस दे सकते हो कि उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे वो वल्नरेबिलिटी फिक्स हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की रिपोर्ट बना सकते हो। ओके, प्रैक्टिकली कुछ वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज लेके रखी जो टॉप वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलती है। जैसे फर्स्ट हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन है एंड ये वल्नरेबिलिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका कोड भी देखेंगे, ये कैसे काम करती है ये भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाती है जिसके अंदर अटैकर एसक्यूएल क्यूरीज को, एसक्यूएल आपकी एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस को बनाने के लिए या फिर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है ना। तो एसक्यूएल क्यूरीज को वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट करके डेटाबेस के अंदर से चीजें निकाल सकता है। देन पाथ ट्रैवल्स और वल्नरेबिलिटी देखेंगे, जिस भी वेबसाइट पे आपकी जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट जिस भी सर्वर पे
होस्टेड है, अब वेबसाइट है वो या तो लिनक्स बेस्ड सर्वर पे होस्टेड होगी या फिर विंडोज बेस्ड सर्वर पे होस्टेड होगी, उस सर्वर के अंदर से फाइल्स को रीड करने का हम ट्राई करेंगे, हिडन फाइल्स को, है ना। जैसे कि हम उसके अंदर की पासवर्ड फाइल को रीड करने का ट्राई कर सकते हैं, यूजर नेम फाइल्स को रीड करने का ट्राई कर सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर दूसरी और चीजें हो सकती है उनको देखने का ट्राई आउट कर सकते हैं ना। देन हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के भी बहुत एसक्यूएल इंजेक्शन भी के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक ब्लाइंड आता है जिसके अंदर वेबसाइट में आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलता, आप वेबसाइट को 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड के लिए ऐसे रुकवा सकते हो और चीजें निकाल सकते हो। देन आपके पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग 3 तरह की होती है। एक आपके पास रिफ्लेक्टेड होती है, जैसे कि सर्च, किसी वेबसाइट के अंदर सर्च का पैरामीटर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट की साइट है या फिर अमेजोन की साइट है, उनके अंदर हम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं कि मेरे को फ़ोन चाहिए तो फ़ोन का नाम सर्च कर देते हैं एंड वो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन आपको वो फ़ोन के मॉडल्स दिखा देती है ना। तो इस तरीके के सर्च पैरामीटर्स अवेलेबल है, वहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट के पेलोड्स को इंजेक्ट करते हैं ताकि स्पेसिफिक तरीके की चीज़ें परफॉर्म हो सके। हम यूज़र, जो भी यूज़र है उस यूज़र को फिशिंग लिंक सेंड कर सकते हैं अगर जावा स्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। अगर वो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करता है और हमने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोड इम्प्लीमेंट करके रखा है, तो उस यूजर की कुकीज या फिर उसका सेशन हमारे पास आ जाएगा एंड उस यूजर का अकाउंट विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड हम एक्सेस कर पाएंगे, है ना। देन आपके पास एक स्टोर आता है एंड ये वाली वल्नरेबिलिटी ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होती है, रिफ्लेक्टेड वाली, इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। देन आपके पास एक आती है स्टोर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बेसिकली आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का पेलोड है ये वेबसाइट के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि किसी वेबसाइट के अंदर कमेंट करने की फंक्शनैलिटी दे के रखी कि भाई यूजर आ सकता है, अपना नेम डाल सकता है एंड कमेंट डाल सकता है ना। एंड जिस भी पोस्ट पे उसने कमेंट डाली है बाकी यूजर्स आगे उस पोस्ट को देखे तो उनको सारे के सारे कमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर अटैकर स्टोर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है एंड अटैकर ने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पेलोड डाल दिया, तो जो भी दूसरे यूजर्स उस स्पेसिफिक पेज को या फिर पोस्ट को एक्सेस करेंगे उन सबके ब्राउजर में वो जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। तो सभी यूजर्स के अटैकर सेशन चुरा सकता है या फिर उस वेबसाइट से किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में रीडायरेक्ट करवा सकता है ना। देन हमारे पास ऑथेंटिकेशन बाईपास की वल्नरेबिलिटी रहती है जिसके अंदर लॉगिन का जो मैकेनिज्म रहता है, जैसे कि हम यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन हो जाते हैं। तो उसको बाईपास करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, इनोमरेशन कर सकते हैं ना, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू भी हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं। देन ऑथराइजेशन बाईपास, एडमिन लेवल के प्रिविलेजेस नॉर्मल यूजर के पास अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि एडमिन के पास परमिशन है, वो किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है, किसी भी यूजर के रोल को मॉडिफाई कर सकता है, उसकी ईमेल को मॉडिफाई कर सकता है। बट कोई नॉर्मल यूजर है, उस नॉर्मल यूजर ने उस स्पेसिफिक एडमिन फंक्शनलिटी को एक्सेस कर दिया एंड वो विदाउट परमिशन एडमिन बने बगैर ही किसी दूसरे यूजर को डिलीट कर पा रहा है या फिर एडमिन जो चीजें कर सकता है उन चीजों को कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन बाईपास की वल्नरेबिलिटीज। देन हमारे पास ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल होती है। अटैकर ओरिजिनल साइट से किसी थर्ड पार्टी या फिर मलेशियस साइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है ना। जैसे कि आप एक साइट में चले गए, है ना, उस साइट से अटैकर अपनी मलेशियस साइट पर रीडायरेक्ट कर सकता है। उस साइट पे हो सकता है किसी तरह का मालवेयर अवेलेबल हो, आप उस साइट पे जाती है, आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर डाउनलोड हो सकता है ना। तो ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी अटैकर ढूंढ सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी। वेबसाइट के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल रही, जैसे किसी का यूजर नेम, किसी का पासवर्ड या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके की चीजें आपको वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली देखने के लिए मिल रही। एंड ये वाली वल्नरेबिलिटी आप आराम से ऐसे गूगल पे जाके सर्च करके पता कर सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। अभी हम निकाल के भी देखेंगे, तो सबके हम प्रैक्टिकल देखने वाले कैसे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर एक वेबसाइट होस्ट होकर रखी है, उनके उस वेबसाइट के अंदर ये सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है। हम उसी के अंदर मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर करके देखेंगे। देन कुछ टेस्ट साइट्स आती है जिन साइट्स के अंदर भी हम वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। देन मल्टीपल टूल्स देखेंगे। सो ठीक है, मेरे पास तो एक ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर भी सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है, हम इसके अंदर भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। और दूसरी
आप गूगल पे जाओगे, आपको जस्ट टेस्ट PHP वल्नप सर्च कर देना, आपको एक साइट देखने के लिए मिल जाएगी जो जस्ट सीखने के लिए ही बनाई गई है। इस साइट के अंदर काफी सारे अटैकर्स आते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। तो इस वेबसाइट के अंदर आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। एंड ये एवरी नाइट को रीसेट होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे अटैकर्स आके इसके अंदर छेड़छाड़ करके चले जाते हैं ना। तो हम इसके अंदर अभी कुछ अटैक्स देखने वाले, जैसे कि सबसे पहले तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन देख लेते हैं। अब ये एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। सी, आपकी जो भी वेबसाइट होती है वो तीन चीजों से मिलके बनती है। सबसे पहले आपके पास आता है फ्रंट एंड, ठीक है, देन आपके पास आता है बैक एंड, दूसरा आता है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि जिसके अंदर यूजर्स की डिटेल सेव हो रही है, या फिर वेबसाइट के अंदर एक शॉपिंग की वेबसाइट है तो शॉपिंग की वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, तो आपका डेटाबेस रहता है। तो हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना देते हैं जिसका नाम है एक वेबसाइट है, ठीक है, PHP ने हम इसी वेबसाइट को लेते हैं। इसके अंदर एक्वाट नाम का डेटाबेस अवेलेबल है, किसी भी नाम का डेटाबेस हो सकता है ना। अभी डेटाबेस होता कैसे, ये अलग अलग लैंग्वेजेस या फिर अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। मैक्सिमम आपका यूज होता है SQL, MySQL, PostgreSQL, MS SQL या फिर आपका MongoDB है ना, जो कि पाइथन के थ्रू बनता है। तो ये डेटाबेस होता कैसे, इसके अंदर आपके टेबल्स एंड कॉलम्स रहते हैं। तो मान के चलते आपके डेटाबेस का नाम एक्वार्ट है ना, अरे एंड उस डेटाबेस के अंदर एक कॉलम रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलम्स एंड टेबल्स रहते हैं। तो इसके अंदर मान के चलते एक टेबल है, टेबल का नाम है यूजर्स, जिसके अंदर हर यूजर्स की क्रेडिशनल सेव हो रहे हैं। डेटाबेस का नाम है एक्वाट, टेबल का नाम है यूजर्स, यूजर्स के अंदर सारे यूजर्स की डिटेल्स सेव हो रही है। अब इसके अंदर फिर कॉलम्स रह सकते हैं। कॉलम कैसे, जैसे कि ID रहेगा, यूजर नेम, देन पासवर्ड। इस फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा डेटाबेस रहेगा एंड ठीक है, इसके अंदर फिर जितने भी यूजर्स अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे उनकी डिटेल्स इस फॉर्मेट में सेव होती जाएगी। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट यूजर ने अपना अकाउंट बनाया, उसकी ID हो गई 1, उसका यूजर नेम हो गया लेट्स सी एडमिन एंड उसका पासवर्ड हो गया लेट्स सी एडमिन। देन सेकंड हम एक दूसरा यूजर बना देते लेट्स सी टेस्टर नाम का एंड उसका पासवर्ड, ऐसे आपका डेटाबेस इस फॉर्मेट में रहता है। देन आपके पास आता है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर आपके पास लॉगिन फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि आपके पास यूजर नेम डालने का ऑप्शन अवेलेबल है, बॉक्स रहता है, देन पासवर्ड डालने का ऑप्शन है। आप इसके अंदर आपका पासवर्ड जो भी है डाल सकते हो, देन आपके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर सकते हो, राइट। तो आपकी PHP लैंग्वेज के थ्रू बनाया जा सकता है या फिर HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया जा सकता है ना। मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करके हम फ्रंट एंड को बना सकते हैं। तो आपका फ्रंट एंड रहता है, देन आपके पास रहता है बैक एंड। बैक एंड का काम क्या रहता है, यूजर फ्रंट एंड के अंदर जो भी चीजें कर रहा है, फॉर फ्रंट एंड आपको जो वेबसाइट दिखती है वो फ्रंट एंड रहता है। वेबसाइट के अंदर जो भी इंटरफेस दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं, है ना, इमेजेस दिख रहे हैं, तो आपका फ्रंट एंड है। एंड बैक एंड का काम रहता है, यूजर किसी भी तरीके की चीजें वेबसाइट के अंदर कर रहा है तो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पे यूजर नेम डाला, देन यूजर ने यहाँ पे पासवर्ड डाला। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद अगर यूजर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद डेटाबेस में जाके वो कैसे चेक होगा, कहाँ पे चेक होगा एंड क्या चेक होगा। तो ये काम होता है आपके बैकएंड का। तो बैकएंड PHP के थ्रू मैक्सिमम बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं इस कंडीशन में अगर बैकएंड बनाऊं तो यहाँ पे सिलेक्ट एक क्यूरी चलेगी। अगर मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स वेयर username is equals to and
पासवर्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसी क्यूरी चलेगी। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, ट्रू एंड और चीजों को पढ़ा होगा, जैसे कि ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, है ना, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, एंड एक और ले लेते ट्रू और फॉल्स ट्रू, राइट। ये चीजें आपने पढ़ी होगी। तो यही चीजों का यूज करके अटैकर लॉगिन मैकेनिज्म को बाईपास करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इधर यूजर नेम डाल दिया एडमिन ने अपना पासवर्ड डाल दिया 1234, ठीक है। अगर जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो अपने आप बैकएंड के अंदर ये लाइन चलेगी कि भाई यूजर ने अपना यूजर नेम एडमिन डाला। यहाँ पे जो भी आप डालो, इस बॉक्स के अंदर जो भी डाल दो, अपने आप ये सिंगल कोट के अंदर आ जाएगा। पासवर्ड के अंदर मैंने 1234 डाला तो ये भी अपने आप सिंगल कोट के अंदर इनके बीच में ही आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा क्या करेगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स। भाई यूजर डेटाबेस के अंदर से जो यूजर्स के अंदर से सभी चीजों को सिलेक्ट कर दो। उसके अंदर यूजर नेम में एडमिन एंड पासवर्ड है ये 1234, क्या ये लाइन सही है? तो चेक करेगा डेटाबेस के अंदर भाई एडमिन एंड एडमिन दोनों चीजें अलग अलग है। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है बट सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा एंड आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। बट अगर वही यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम डालेगा तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू एंड ट्रू हो जाएगी ना, आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। अब अटैकर्स यहाँ पे करते क्या, या फिर हैकर्स क्या करते हैं, लॉगिन बाईपास अगर उन्हें करना है ना, वो यूजर नेम फील्ड के अंदर में यहाँ पे यूजर नेम के अंदर मैंने एडमिन डाल दिया एंड यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर ही बस आपका यूजर नेम है, बाकी का सारा कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर अटैकर ऐसा डाल देंगे और 1 इज इक्वल टू 1। अब ये अटैकर ने क्या किया, ठीक है, ये आ जाएगा, जो भी चीज आप इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हो इन सिंगल कोड के अंदर आ जाएगी, है ना। एंड जो भी यहाँ पे डाला वो भी पासवर्ड के अंदर आ जाएगा। अब अटैकर ने यहाँ पे किया गया, अब उसने जो सिंगल कोट और 1 इज इक्वल टू 1 इस तरह की चीज ऐड कर दी। अब देखो, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, बस यही तक रहा। अटैकर ने जो सिंगल कोट लगाया था और पहले से जो सिंगल कोट अवेलेबल था, अटैकर के सिंगल कोट ने इस स्टार्टिंग के सिंगल कोट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो एक्चुअल में जब एक क्यूरी चलेगी, यूजर नेम बस इतना ही रहेगा, आगे का सारा कोड बन जाएगा, ना कि यूजर नेम। तो मैंने यहाँ पे डाला यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन और 1 इज इक्वल टू 1, जो कि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ट्रू और ट्रू हो जाएगा आपका, ट्रू एंड सक्सेसफुली अटैकर आपके अकाउंट के अंदर विदाउट पासवर्ड लॉग इन कर पाएगा। तो ऐसी चीजें होती है। एंड अगर इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली साइट अवेलेबल है ना। लेट्स सी मैं इसके अंदर लॉगिन पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास से मैं वही पेलोड डाल देता हूँ, है ना, सिंगल कोट और 1 इज इक्वल टू 1 हाइफन एंड सेम पेलोड यहाँ पर भी डालता हूँ। पासवर्ड के अंदर भी लॉगिन करूंगा तो मैं डायरेक्टली एज एडमिन लॉग इन कर पाया। एडमिन का पासवर्ड admin@admin.com एंड एडमिन मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। तो ऐसे अटैकर करते हैं। बट अगर इसका ओरिजिनली हम करके देखें, लेट्स सी मैं यहाँ पे एडमिन डालता हूँ, एडमिन का पासवर्ड एक्चुअली एडमिन ही है, तो लेट्स सी मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा, इनवैलिड क्रेडिशनल। तो ऐसे अटैकर लॉगिन मैकेनिज्म को बाईपास करते हैं। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू भी बाईपास कर सकते हैं ना। दूसरा, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू अटैकर पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर से चीजें कैसे निकालते हैं, है ना, पूरे डेटाबेस के अंदर से यूजर नेम पासवर्ड जितने भी वहां पे अवेलेबल हो सबको कैसे निकालते हैं। फर्स्ट तो वो पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं आपके। क्यूरी पैरामीटर जो कि आपको यूआरएल के अंदर दिखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन मार्क समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल आईडी इज इक्वल टू 1, या फिर ठीक है, या फिर आपका हो सकता है कार्ड इज इक्वल टू 5, है ना। कैटेगरी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 7। इस तरीके से आपको यूआरएल के अंदर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको यूआरएल के अंदर इस तरीके की चीजें देखनी है, इनको बोला जाता है क्यूरी पैरामीटर। देन आपके दो और आते हैं, बॉडी पैरामीटर और हेड पैरामीटर, जो आपको ब्राउजर के अंदर नॉर्मली नहीं दिखते। आप किसी भी तरीके की टूल्स का यूज करते हो, जैसे बर्बसूट नाम की टूल का यूज करते हो, तो उसके अंदर आपको ये पैरामीटर देखने के लिए मिलते हैं। सो इस वाले वेबसाइट के अंदर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे पूरे के पूरे डेटाबेस को हम डंप कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमें जस्ट यूआरएल को देखते जाना है। यहाँ पे यूआरएल दिख रही है, ब्राउज कैटेगरीज में जाते हैं, ठीक है। अब तक हमें पैरामीटर नहीं मिला, पोस्टर्स में जाते हैं कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर दिख रहा है कि कैटेगरी इज इक्वल टू 1, जो कि पोस्टर की है ना। आपको यूआरएल के अंदर जैसे इस तरीके की चीजें ढूंढनी है, जैसे कि मुझे ये दिख गया ना। जो भी आपको पैरामीटर मिला, पैरामीटर के हम सबसे पहले तो एसक्यूएल इंजेक्शन देख लेते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू पूरे के पूरे डेटा को कैसे डंप कर सकते हैं। आपको पैरामीटर मिल गया, पैरामीटर मिलने के बाद आप एरर जनरेट करके देखो कि भाई वहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है या नहीं। वो एरर हमें बता देगा वो जो भी आपका वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं। तो एरर जनरेट करने के लिए जस्ट सिंगल कोट लगा दो, सिंगल कोट लगाने के बाद आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने जस्ट सिंगल कोट लगा दिया एंड इसने मुझे एरर दे दिया, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, है ना। इसका मतलब इस वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, इसके अंदर से हम डेटा को निकालने का ट्राई आउट कर सकते हैं, है ना। डेटा को कैसे निकालेंगे, हमें पता करना पड़ेगा इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डेटाबेस का एग्जांपल देखा, तो हमें पता करना पड़ेगा इस वाले वेबसाइट के अंदर टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो कैसे पता करेंगे, जस्ट लास्ट में एक चीज ऐड कर देनी है, ऑर्डर बाय 1, ठीक है। ये चीज ऐड कर दो एंड ये चलाने के बाद आपको वेबसाइट खुल जानी चाहिए। अगर खुल नहीं रही इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वेबसाइट खुल गई, अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर फाइंड आउट करने कितने। आप इस नंबर को एक मैक्सिमम नंबर तक ले जाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ, तो मैं जस्ट ऑर्डर बाय 1 की जगह पे 100 करके फिर से एंटर करता हूँ, वेबसाइट नहीं खुली। इसने मुझे एरर दिया अननोन कॉलम 100 का कोई कॉलम ही नहीं है। तो इसको कम करते जाओ, जैसे कि 100 दिया, फिर हाफ कर दो, 50 कर दो, 50 करने के बाद और हाफ कर दो। मैं लेट्स सी 20 कर देता हूँ, है ना। 20 करने के बाद भी सेम एरर आया। 20 करने के बाद मैं और कम करता हूँ, लेट्स सी 10 करता हूँ। 10 पे वेबसाइट खुल गई, इसका मतलब टोटल कॉलम 10 से लेके 20 तक की कोई परफेक्ट नंबर है। आपको परफेक्ट नंबर पता करना पड़ेगा। तो लेट्स सी मैं 15 डाल देता हूँ, 15 पे भी नहीं खुली। 11 डाल के देखते, 11 पे खुल गई, मतलब 11 से लेके 14 तक। 12 डाल के देखते तो 12 पे नहीं खुली, तो मतलब टोटल कितने नंबर, टोटल कॉलम्स कितने इसके अंदर, 11। आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाए, ठीक है, 11 है। देन आपको इसके आगे और एक लाइन ऐड करनी है, यूनियन सिलेक्ट, जितने भी आपको कॉलम मिले सब डाल देने, 1 2 9 एंड 7 8 9 एंड 10 एंड 11, इतने ही हमें मिले, है ना। ये आपकी नई यूआरएल बन गई। पहले तो हम नॉर्मली देखते कि कैसी दिख रही साइट, है ना। तो नॉर्मली इसी दिख रही है। अगर सबसे नीचे आए तो सबसे नीचे हमें ट्री ब्ला 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 एंड सम एक पोस्टर दिखने के लिए मिल रहा है ना। अभी इस वाले यूआरएल को डाल के देखते क्या चीजें होती। ठीक है, हमने कुछ तो गड़बड़ करी। ओके, यहाँ पे हमारा 4 मिसिंग है, 4 इज मिसिंग सर। हाँ ठीक है। अगर नीचे आए तो नीचे एक और कॉलम या फिर एक और पोस्टर बन के आ गया, जिसके ऊपर हमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 7 2 एंड 9 दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो नंबर से ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनकी जगह पे हम डेटा को निकालने का ट्राई आउट कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम टेबल, जो भी हमारे टेबल नेम है उसको पता करेंगे कि वेबसाइट के अंदर कितने सारे टेबल है ना। तो उसके लिए जो भी आपको नंबर दिखे 7 2 एंड 9 किसी पर भी ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स सी मैं 2 की जगह पे डाल देता हूँ टेबल अंडरस्कोर नेम। भाई मुझे टेबल के नाम दिखा, है ना, सेकंड नंबर की जगह। एंड हमें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हें टेबल के नाम कहाँ से निकालने हैं। तो वेबसाइट के अंदर डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस हमेशा रहता है, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल। उसके अंदर हर टेबल इंक्लूडेड रहता है। तो मैं उसको यहाँ पे वही डाल दूंगा, फ्रॉम कहाँ से निकालना है तुम्हें। स्कीमा डॉट टेबल्स, है ना। ये हमारी क्यूरी बन गई। जैसे मैंने चेंजेस क्या किए, सेकंड की जगह पे टेबल अंडरस्कोर नेम डाल दिया और लास्ट में इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। लेट्स ट्राई। तो नीचे अगर आए तो जितने भी वेबसाइट के अंदर टेबल्स थे सब निकल के आ गए। देखो, आर्टिस्ट, कार्ड्स, कैटेग, पिक्चर, प्रोडक्ट,
यूजर से एक दिख रहा है आपको, इसमें सबके अंदर से आप डेटा निकाल सकते हो, बट हमें देखना है जूसी कौन सा, किसके अंदर काम का डेटा मिल सकता है। तो यूजर्स हमें दिख रहा है, इसके अंदर में भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो हम यूजर्स को सिलेक्ट कर देंगे। यूजर्स के अंदर से अभी हम कॉलम निकालेंगे, इसके अंदर कौन से कॉलम्स है, तो कॉलम्स कैसे निकालेंगे जस्ट टेबल अंडरस्कोर नेम की जगह पे कॉलम अंडरस्कोर नेम कर दो, ठीक है, कॉलम अंडरस्कोर नेम कर दो और इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स की जगह पे। बट ये जितने भी कॉलम्स है वेबसाइट के अंदर से सभी निकाल के दे देगा, तो उसके अंदर हमें यूजर्स के कौन से ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देगी कि भाई मुझे कॉलम्स बस यूजर्स नाम का जो टेबल है उसी के अंदर से दो, तो वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू और कोड के अंदर मैं डाल दूंगा यूजर्स। भाई इस यूजर्स नाम का जो भी टेबल है उसके अंदर जितने भी कॉलम है मुझे निकाल के दे दो, तो ये तुम्हें निकाल के दे देगा। उसके अंदर कॉलम से यूनेम में भी ये यूजर नेम हो सकता है, देन पास में भी पासवर्ड हो सकता है, सीसी एड्रेस ईमेल नेम फोन कार्ड है ना, सारे के सारे निकल के आ गए। अब इनके अंदर से हमें डेटा भी चाहिए, तो लेट्स से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इस यहाँ तक सब कुछ हटा दो, जस्ट यहाँ पे लिख दो फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। यूजर्स के अंदर से निकालना है, क्या क्या निकालना है भाई, पहले तो मुझे यू नेम निकाल के दो, यूजर नेम, तो आप आपके पास यूजर नेम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यूजर नेम है टेस्ट एंड सेम हम पास भी निकाल लेते, तो यू नेम की जगह पे पास एंड हिट एंटर एंड हमारे पास पासवर्ड भी निकल के आ जाएगा। टेस्ट लॉगिन करके देख लेते कि क्या है, सही है, यूर प्रोफाइल, ठीक है, टेस्ट एंड टेस्ट यानी हम लॉगिन हो गए। तो ऐसे हम वेबसाइट के अंदर से चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, इजी कैसे कर सकते हो, आपको जस्ट लिंक ले लेनी है। आप काली लिनक्स या फिर इस तरह की लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, उसके अंदर आपको एक टूल देखने के लिए मिलता है, प्री इंस्टॉल आता है। काली लिनक्स अगर आप यूज़ करते हो या फिर पैरेट ओएस अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपको एक प्री इंस्टॉल टूल मिलता है जिसका नाम है एसक्यूएल मैप, ठीक है। आपको जस्ट टर्मिनल के अंदर आके एसक्यूएल मैप डाल के देख लेना है कि इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपको इस तरह से रिस्पॉन्स दिख गया, मतलब कि आपके लिनक्स के अंदर वो टूल इंस्टॉल है, जस्ट एसक्यूएल मैप डाल दो, -u लगा दो एंड वो लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। पहले तो हम पता कर देंगे इसके अंदर कौन से डेटाबेसेस है, तो -dbs लगा दो, ये आपको सारे के सारे डेटाबेस निकल के दे देगा। तो इसने मुझे बता दिया इसके अंदर दो डेटाबेस है, एक्वाट और एक है इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। तो मैं चाहता हूँ एक्वाट के अंदर से मुझे टेबल्स दो, तो -dbs हटा के कैपिटल D एंड एक्वाट, भाई एक्वाट के अंदर से मुझे टेबल्स दो, तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स है इसने निकाल के दे दिया। जैसे कि हम अभी यूजर्स को निकाल लेते, जैसे -, टेबल्स हटा देंगे, कैपिटल T लगा देंगे एंड यूजर्स -, कॉलम्स, इसके अंदर कौन सी कॉलम्स है बताओ मुझे, एंड अगर आपको ये सारे की सारी क्यूरीज याद करने में मुश्किल जाता है या फिर ऐसे हार जाता है, तो आप एक और काम कर सकते हो, आपका जो भी फायरफॉक्स है या फिर जो भी ब्राउजर है उसके अंदर एक एक्सटेंशन डाल सकते हो, दो एक्सटेंशन डाल सकते हो एक्चुअली। एक तो आप जस्ट ब्राउजर के अंदर जाके हैक टूल एक्सटेंशन सर्च कर देना एंड आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये वाली लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। आपको आपके ब्राउजर के अंदर जैसे यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स का बटन है, ऐड टू क्रोम का बटन होगा, अगर आप क्रोम के लिए करते हो तो जस्ट ऐड टू फायरफॉक्स कर देना। देन ये पूछेगा प्राइवेट में भी रन करना है क्या, तो हम ऐड कर देते, अलाउ कर देते प्राइवेट में रन करने के लिए एंड ओके, ये एक्सटेंशन आपके ब्राउजर के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से इसका आइकन दिखता है, ठीक है। और आप एक और डाल सकते हो मैक्स हैक बार, ठीक है, ये वाला, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट आपका जो ये पजल का आइकन दिखता है, पजल के आइकन पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आपको हैक टूल देखने के लिए मिल जाएगा, मेरा पहले से इधर एडेड है ना, जस्ट ये रहा, ठीक है। उस पे जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे
पेलोड्स देखने के लिए मिल जाएगा जो हम वेबसाइट के अंदर ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको रिवर्सल, इसको भी अभी हम यूज करके देखते हैं ना। हम एसक्यूएल देख रहे थे, तो एसक्यूएल पे अगर आ जाए तो ये देखो सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कॉलम्स फाइंड आउट करना है तो ये वाली एक और टेक्निक होती है, इसके अंदर जैसे यूनियन सिलेक्ट नल नल, आपको एक एक नल लगाते जाना है एंड जब तक वेबसाइट नहीं खुलती तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने सारे कॉलम्स उसके अंदर अवेलेबल है। हमने ये वाली टेक्निक का यूज किया था। देना आप उनके वर्जन या फिर दूसरी चीजों को निकालना चाहते हो तो यहाँ पे और दूसरी कमांड है ना। टेबल निकालना है तो देखो हमने जस्ट अभी ये यूज किया था, टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, है ना। तो इसके अंदर सारी की सारी कमांड्स, सारे के सारे पेलोड्स पहले से ही अवेलेबल है। लॉगिन बाईपास के लिए हमने इनका यूज करके देखा था, है ना, तो इनका भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको पहले से ही डायरेक्टली चीजें मिल जाएगी। दूसरा आपके पास हैक बार है, हैक बार यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट के अंदर ये दिखेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर भी आपको पहले से ही सारी की सारी पेलोड्स देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आपको क्लिक करना है एंड ये रहे, तो अलग अलग तरीके की पेलोड, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देना पाथ ट्रैवल्सर के पेलोड, है ना, पहले से इसके अंदर अवेलेबल है। अब इनका भी यूज करके देखते हैं, पाथ ट्रैवल्सर एंड बाकी चीजें। ठीक है, हमारे पास रिस्पॉन्स आया क्या? ठीक है, ये नेम उसने बता दिया क्या क्या अवेलेबल है। इनके अंदर से हम डेटा को अभी डंप करते हैं, हाइफन हाइफन डंप, भाई मुझे निकाल के दो क्या यूजर नेम क्या है एंड पासवर्ड्स क्या है, तो भाई करते। ठीक है, तो यूजर्स के अंदर तो इसने निकाल के दे दिया सी। तो इसके अंदर ईमेल, पास, यूनेम, है ना, फोन नंबर, नेम जो भी था उसने निकाल के दे दिया। सेम चीज जो हमारी दूसरी साइड थी उसके अंदर भी ट्राई करते हैं। .18 ठीक है, ये को इसके अंदर भी हम ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर में जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक अगर कर दूं, लेट्स से मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो मुझे यहाँ पे यूआरएल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है ना, id इज इक्वल टू 1, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग देखने के लिए मिल गया। तो लेट्स से हम डायरेक्टली इसी का यूज कर देते, से हटा देंगे, हमारी यूआरएल दे देंगे, देखते हैं हमारे डेटाबेस में कितनी सारी चीजें वो निकाल पाता है या नहीं। ओके, सो हाइफन, अच्छा हमने डाला ही नहीं, हाइफन हाइफन dbs, तो इसने मुझे बता दिया इतने सारे अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, मायस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, php माय एडमिन, टेस्ट एंड वन शॉप। तो लेट्स सी मैं वन शॉप को सिलेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल D वन शॉप, है ना, हाइफन हाइफन टेबल्स। तो उसने बता दिया ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर, प्रोडक्ट एंड यूजर्स। लेट्स सी मेरे को चाहिए यूजर्स के अंदर से चीजें, है ना, हाइफन कैपिटल T एंड यूजर को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन हाइफन हाइफन कॉलम्स। उसने बता दिया उसके अंदर रोल है, रोल के अंदर दो चीजें डाल सकते हैं, एडमिन रोल या फिर यूजर रोल, है ना, देन ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड यूजर नेम। तो इनको भी निकाल लेते, हाइफन हाइफन डंप। तो ये मुझे मेरे पास सारी की सारी चीजें आ गई, जैसे कि यूजर नेम, है ना, पासवर्ड, ईमेल, जो भी वहाँ पे स्टोर था उस वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर, राइट। तो ऐसे हम यूजर नेम, पासवर्ड एंड सारी चीज़ों को निकालने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस के अंदर से चीज़ों को निकालने का ट्राई कर सकते हैं, लॉगिन बाईपास कर सकते हैं, है ना, ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया। तो ये दो वर्नेबिलिटीज आपकी हो गई। देन हमारी थी ऑथराइजेशन की। इसके ओके, एक और मैं दिखा देता हूँ, हम वेबसाइट के अंदर से सब डायरेक्टरीज को कैसे निकाल सकते हैं ना। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर में भी सब डायरेक्टरीज अवेलेबल हो, कुछ फाइल्स अवेलेबल हो, तो उनको कैसे निकाल सकते हैं। हमें जस्ट लिंक को ले लेना है, कॉपी कर देना है, आपके टर्मिनल के अंदर आपको काफी इससे रिलेटेड काफी सारे टूल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको गोबस्टर नाम का टूल देखने के लिए मिल जाएगा, डरबस्टर नाम का टूल मिल जाएगा, है ना, dir सर्च नाम का टूल मिल जाएगा। जैसे आपको वो कर देना है, सूडो लगा देते हैं हम, हाइफन है, यूआरएल डाल के आप यूआरएल डाल दो एंड एंटर कर दो। इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स अवेलेबल होगी वो आपको देखने के लिए डायरेक्टली मिल जाएगी। हाँ सर, हाँ बोलिए ना। अगर सब फाइंडर यूज करना चाहें तो कैसा रहेगा? सब फाइंडर उनका भी यूज कर सकते हो, सब डोमेन इनुमरेशन के लिए ना। जी जी, ठीक है, मैं डोमेन इनुमरेशन के लिए एक और टूल आपको बताता हूँ। ठीक है, आप काफी सारे टूल आते हैं डोमेन इनुमरेशन के लिए, बट मैं जो टूल यूज करता हूँ उसका नाम है सुडोमी।
ठीक है, ये रहा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अब आप सब फाइंडर का यूज करने का रीजन, हाँ बताता हूँ। आप सब फाइंडर हो गया है ना, देन और भी काफी सारे टूल्स आते हैं, यहाँ पे लिस्ट भी करके रखे होगे देखो। देन डीएनएस डम्पस्टर हो गए, अलग अलग वेबसाइट्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये टूल क्यों यूज करना है, क्योंकि ये टूल अकेला ही बहुत सारे टूल्स का यूज करके आपके पास रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये काफी सारे टूल्स का यूज करता है, देन सब डोमेन निकाल के देता है, आईपीस निकाल के देता है। ठीक है, देन उनकी अगर वहाँ पे क्लाउड फेयर इम्प्लीमेंटेड है तो ओरिजिनल आईपी एड्रेस को निकालने का भी ये ट्राई करता है ना। देन क्या जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर किसी तरीके की दूसरे वल्नरेबिलिटीज है या नहीं वो पता करके देखता है, उनके एचटीटीपी कोड निकाल के भी दे देता है। जैसे कि जो भी वेबसाइट है, जो भी इसको सब डोमेन मिला, उस सब डोमेन का स्टेटस कोड क्या था, वो एक्सेसिबल है भी या नहीं है ना। एंड कुछ वल्नरेबिलिटीज डायरेक्टली निकाल के दे देता है। तो मेरे पास एक रिजल्ट अवेलेबल है, इसका मैं दिखाता हूँ किस तरीके से रिजल्ट देता है। टूल्स सर ओके, इसको चलाने कैसे ये भी API बता की देता का हूँ। जरूरत पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ आपको इस टूल को भी कैसे लेना है ना। आपको जैसे आपको जैसे उस टूल को डाउनलोड, ओके हमारा ये रिजल्ट आ गया। देखो इस रिजल्ट ने काफी सारे सब डायरेक्टरीज निकाल के दे दिए है ना, एंड फाइल भी निकाल के दे दिए, जैसे कि admin.php है ना। देन असिस नाम की डायरेक्टरी, card.php, काफी सारी फाइल्स एंड काफी सारी चीजें इसने निकाल के दे दी। एक हमें दिख रही है अपलोड है ना, तो इसको अभी देखते हैं। पहले मैं टूल बता देता हूँ। आपको जैसे आपके सिस्टम के अंदर ये टूल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जस्ट गिट क्लोन। हाँ बट ये टूल रिस्पॉन्स काफी लेट टाइम लेता है। अगर आप इस टूल को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको टोटल रिस्पॉन्स आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम और आपका इंटरनेट, क्योंकि ये काफी सारे रिसोर्सेज का यूज करता है, एक रिसोर्सेज का यूज नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे जितने भी आपको साइट्स दिख रही है इन सभी साइट्स का यूज करता है। मान के चलो आपने एक साइट दे दी, cisco.com की साइट दे दी, तो सेंसेस वाली वेबसाइट के अंदर, शोडन वाली वेबसाइट के अंदर है ना, डीएनएस बफर वाली वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर वो साइट डाल के देखेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को सेव कर देगा है ना। देन अलग अलग टूल्स का वो यूज करेगा, जैसे कि इस तरीके से वो फाइल्स जनरेट करवा देगा जितने भी आईपी उसे मिली है ना, वो आईपी की सब डोमेन की थी है ना, और जो भी आपको सब डोमेन मिला, कौन सा वाला सब डोमेन लाइव है, कौन सा वाला डाउन है ना। देन अगर फायरवॉल था तो मान के चलो क्लाउड फ्लेयर की फायरवॉल है, तो क्लाउड फ्लेयर की फायरवॉल को बाईपास करने के लिए मैक्सिमम हम आईपीस का यूज करते हैं ना। तो पुरानी कोई आईपी एड्रेस है क्या उस स्पेसिफिक जिससे हम क्लाउड फ्लेयर को बाईपास करें, तो ये इतने सारे टूल्स का यूज करता है ना। सब डोमेन फाइंडर, nmap का भी यूज करता है अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है तो, राइट। एंड ये अलग अलग तरीके की फाइल्स एंड आउटपुट फॉर्मेट में सेव कर देता है। इसको चलाने के लिए ये रही आपकी कमांड, जैसे आपको इस कमांड को ले लेना है। इस कमांड के अंदर जैसे एक दिक्कत है, आपको डीएनएस प्रोब हटा देना है एंड इसके अंदर आपको एपीआईज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एपीआईज कैसे। ठीक है, हमने हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर दिया, जैसे उस फोल्डर में चले जाएंगे, cd sudo में एलएस, ये रहा वो पूरा का पूरा टूल। इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी sudomi.api। ठीक है, इसको नैनो कर देना है, एडिट कर देना है। इसके अंदर आपको आपकी एपीआई डाल देनी। ठीक है, हर वेबसाइट में जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर वेबसाइट दे के रखिए, वेबसाइट में जाना है, अपना अकाउंट बनाना है और इसके अंदर जस्ट नैनो करके जहाँ जहाँ एपीआई पूछी गई है वो एपीआई दे देनी है। एक बार एपीआई दे दी, फिर आप जस्ट इस कमांड का यूज कर दो है ना, पेस्ट। इसके अंदर से आपको डीएनएस प्रोब हटा देना है एंड आपका जो भी डोमेन है, जो भी टारगेट है यहाँ पे दे दो। सर हम डीएनएस प्रोब क्यों हटा रहे हैं? एरर देता है। ओके सर, डीएनएस प्रोब क्या करता है हमारा? डीएनएस प्रोब भी डोमेन एंड सब डोमेन्स को ही निकालता है, बट वो इस टूल के अंदर एरर दे देता है, तो इसलिए हमें उसको हटा देना है। यहाँ पे जैसे वेबसाइट दे देनी, लेट्स सी facebook.com है ना, एंड स्टार्टिंग की चीज हम हटा देते हैं। तो ये हमारी पूरी कमांड हो गई। इसको एज ए सूडो एग्जीक्यूट करना। देखो यहाँ पे देके रखा है, सबसे पहले तो आपको ये दिखाएगा कौन सी एपीआईज इंस्टॉल है एंड कौन से टूल्स इंस्टॉल है ना। तो ये सबसे पहले आपको एपीआईज दिखा रहा है, आपने जो जो एपीआईज डाल के रखी होगी वो टिक करेगा, जिसकी नहीं होगी वो अनटिक दिखाएगा। पासवर्ड डाल के जैसे एंटर, अरे Ctrl+X,
मैं इस कमांड को चलाना था क्योंकि आप डीएनएस डम्पस्टर या फिर ऐसे सिंगल टूल का यूज करते हो, उससे अच्छा इस टूल का यूज करो। ये सभी टूल्स को एक साथ यूज करेगा, बस टाइम लेगा कम, पूरा स्कैन करने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेता है। जस्ट चला के इसको छोड़ देना है। हाँ सर, हम इसको क्लाउड पे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम टेकिंग तो आप सर बता रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हैं। क्लाउड पे भी आप करोगे फिर भी उतना ही टाइम लेगा। नहीं, उससे क्या होगा कि लाइक हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज उतना खपत नहीं होंगे जैसे कि क्लाउड सर्विस हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आप AWS या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके आपका लिनक्स बना के वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बट बेटर रहेगा आपके सिस्टम में ही ट्राई करो, क्योंकि क्लाउड के अंदर आप आपकी APIs क्यों डालोगे। ओके ठीक है, ये काफी टाइम लेता है। मैं इसका, मेरे पास पहले से ही कुछ रिस्पॉन्स अवेलेबल है ना, मैं दिखा देता हूँ पूरा रिजल्ट होने के बाद किस तरीके से दिखता है। ये रहा, इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा आउटपुट। ठीक है, ये रहा आउटपुट के अंदर इस सारा का सारा रिजल्ट एंड जिस भी दिन आपने स्कैन किया होगा। सो लेट्स सी ये वाला रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से फाइल बन के आएगी। जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट के अंदर जो भी इंटरेस्टेड फाइल रहेगी, जिसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, ऐसी चीजों को अलग करके निकाल लेगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है ना, उसको जितने भी मिली होगी, देखो बकराउड के अंदर मैंने स्कैन किया था तो उसके अंदर API जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरह की इसने डायरेक्टली निकाल के रखी है ना। तो ये फिल्टर करके रखता है, देन पाथ को ही निकाल के रखेगा अलग अलग तरह के। देन अदर फाइल्स, जेसन टेक्स्ट फाइल्स, इसके अंदर आपको कुछ कुछ टेक्स्ट फाइल के अंदर में भी यूजर नेम पासवर्ड मिल सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ वर्डप्रेस से भी रिलेटेड है, तो इनके अंदर आप ग्रिपिंग का यूज करके, सर्चिंग का यूज करके, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन करके सर्च को अच्छी तरह से फिल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे robot.txt अलग अलग साइट्स में है ना, ads.txt। तो इस फोल्डर के अंदर जस्ट इंटरेस्टेड फाइल हो सकती है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर या फिर ऐसे वल्नरेबिलिटीज आपको मिल सकती है। देन पैरामीटर, अभी हम जस्ट देख रहे थे कि हमें SQL इंजेक्शन या फिर इस तरह के अटैक करने तो पैरामीटर की जरूरत है। तो ये जहां जहां उसको पैरामीटर मिले होंगे वो वैसी साइड से हमें निकाल के दे देगा, है ना। देखो अभी यहाँ पे देखो, मैं अभी जस्ट ये चीज ये वल्नरेबिलिटी अभी दिखाऊंगा। इस अगर URL को आप ध्यान से देखोगे ना, http:/external redirect site is equal to something। इसको इस अभी ये चीज हम देखते हैं ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी। तो इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। मतलब कि आपको आधी वल्नरेबिलिटी जस्ट इस स्कैन से ही पता चल जाएगी। राइट, देन ये यहाँ पे एक इसके अंदर भी पैरामीटर्स एंड पाथ्स बोल रहा। दूसरा स्क्रीनशॉट्स, ओके। इससे आपका अटैक वेक्टर कम हो जाएगा। ये जो जिन जिन वेबसाइट पे ज्यादा है, जो सब डोमेन फाइंड आउट करता है, उसको जो चीजें मिलती है उनके स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखता है। देखो, तो इसने जो स्क्रीनशॉट निकाल के रखे वो सब यहाँ पे दे दिया। तो आप स्क्रीनशॉट को देख के थोड़ी बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे किस तरह की अटैक करने चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिक पेज के अंदर माई अकाउंट का पेज है, वहाँ पे ओनली लॉग इन फंक्शनलिटी, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है ना, इस तरीके की अटैक्स को हम ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है। देन सब डोमेन टेक, और अगर जितने भी इसने सब डोमेन निकाले, तो किसी सब डोमेन के अंदर सब डोमेन टेक और की वीकनेस अवेलेबल है या नहीं, इधर डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो जितने भी सब डोमेन है सारे के सारे इसने नॉट वल्नरेबल बताए, है ना। अगर कोई भी वल्नरेबल रहता तो आपको इधर डायरेक्टली मिल जाता, है ना, कि वो वल्नरेबल है, आप डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर पाते हैं। देन आपको वर्ड लिस्ट की जरूरत है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, तो उसके लिए ये खुद से वेबसाइट को स्कैन करके, सब डोमेन्स को स्कैन करके उनसे रिलेटेड एक स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट बना के दे देगा, जिसका आप यूज कर सकते हो, है ना। आपको पैरामीटर चाहिए तो पाथ चाहिए तो उसके लिए अलग से वर्ड लिस्ट बना के दे देगा। तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो, है ना। इधर ठीक है, जितने ये bugcrowd.com जहां जहां अवेलेबल होगा, जितने URLs होगी सभी निकाल के दे देगा ये। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक, इसलिए मैं DNS डम्पस्टर या फिर दूसरी साइट से ज्यादा इस वाले टूल का यूज करता हूँ। ओके ठीक है, हम हमारी साइट में देख रहे थे। ओके, हम कहाँ पे थे? हाँ,
ठीक है, हमें इसके अंदर admin.php मिला है ना। लेट्स सी मैं यहाँ पे admin.php डाल देता हूँ। ओके, हम लॉग आउट कर लेते पहले, तो हम एज एडमिन लॉग इन थे है ना, माई अकाउंट लॉग आउट एंड देन ट्राई करते admin.php। ओके, स्टिल ही हमें दिख ही रहा है। अब ये admin.php अगर किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करे तब भी दिखने के लिए मिलता है, या फिर सेशन सेव हो जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे ऑथोराइजेशन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। लेट्स सी मैं दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे क्रेडिशनल्स अभी दिख रहे, एंड यहाँ पे अगर मैं admin.php डाल दूँ तो ये नहीं खुलना चाहिए था, पर ये खुल गया है ना। एडमिन से लॉगिन करने के बाद भी खुल रहा है, नॉर्मल यूजर से लॉगिन करने के बाद भी खुल रहा है। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मल यूजर इस चीज को फाइंड आउट कर देता है तो दूसरे यूजर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको डिलीट या फिर इस तरह की चीजें परफॉर्म वो नॉर्मल यूजर कर सकता है ना। दूसरा यहीं पे, अरे लॉगिन, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया। यहाँ पे अगर URL को दिखे तो लॉगिन करने के बाद account.php?id=1 मुझे दिखाई दे रहा है ना। मेरे अकाउंट की आईडी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 करके एंटर कर दूं तो दूसरे यूजर का अकाउंट मुझे नहीं दिखना चाहिए जब तक मैं लॉगिन नहीं करता है ना, बट ये मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी भी आप कह सकते हो, या फिर सेशन हाइजैकिंग भी कह सकते हो। जैसे आईडी पैरामीटर्स को चेंज करके दूसरे यूजर की डिटेल्स मुझे डायरेक्टली देखने के लिए मिल गई, या फिर उनके अकाउंट को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये आपकी ऑथराइजेशन की वल्नरेबिलिटी हो गई। उसके बाद में आप प्रोसेस स्क्रिप्टिंग आपको बता रहा था। ओके, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी रिफ्लेक्टेड और एक होती है स्टोर। इस साइड में भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, एज अ अटैकर वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ जो जस्ट अलर्ट पॉपअप करवाएगा, यानी रियल साइट में भी अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये ये आपका कोड रहा। तो जिस कोड को लेता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करूँ तो इसने सर्च नहीं किया, सर्च करने के जगह पे डायरेक्टली इसने उस कोड को वेब सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट करवा दिया और हमारे पास डायरेक्टली पॉपअप होके आ गया। अब इसका अटैकर क्या कर सकता है, इस जावास्क्रिप्ट को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, जिससे अटैकर अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन इस वेबसाइट पे आएगा और इस स्पेसिफिक चीज को सर्च करेगा, लिंक सेंड कर सकता है, तो वो अटैकर के साइट पे रिडायरेक्ट करवा सकता है, या फिर अटैकर उस स्पेसिफिक यूजर के क्रेडिशनल को चुरा सकता है ना, उसका सेशन चुरा सकता है अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो ये सर्च वाली सर्च पैरामीटर या फिर ऐसे पैरामीटर में अवेलेबल है, तो ये एक ही टाइम काम करती है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये बाद में काम नहीं करेगी। दूसरा इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सएक्स। दूसरा आता है आपका स्टोर एक्सएक्स। स्टोर एक्सएक्स के अंदर जो भी आपका पेलोड है वो डायरेक्टली वेबसाइट के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि मैं यूआर अकाउंट में आता हूँ, मान के चलते किसी तरह का कमेंट फंक्शनलिटी रहता है, मैं यहाँ पे अपना पेलोड डाल देता हूँ है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया, अपडेट पे क्लिक कर, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पर भी डाल देते एंड ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया। अब मैं कभी भी स्पेसिफिक यूआर पेज पे आऊंगा वो पेलोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा वेबसाइट के डायरेक्टली डेटाबेस में, उस स्पेसिफिक पेज में वो वाला पेलोड स्टोर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टोर एक्सएक्स। सेम यहाँ पर भी देखते हैं, मैंने यहाँ पे पेलोड डाल दिया, सेम सर्च किया यानी पॉपअप हो गया, बट ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा है ना। ये वाले पेलोड भी आपको आपके हैक टूल के एक्सटेंशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक और पेज है जहाँ पे यूजर्स अपनी कमेंट्स या फिर इस तरह की चीजें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ एडमिन एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं यहाँ से पेलोड लेते इस बार है ना। जेएस के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के पेलोड देखने के लिए मिल जाएंगे। लेट्स सी, मैं ये वाला पेलोड कॉपी कर लेता हूँ है ना, एंड यहाँ पे पेस्ट करते सबमिट करते तो डायरेक्टली वेबसाइट के डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। अब कोई भी नॉर्मल यूजर, कोई भी दूसरा यूजर इस पेज पे आएगा उसके लिए वो पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से स्टोर करके विक्टिम का डेटा चुरा सकता है या फिर विक्टिम का सेशन चुरा सकता है ना। देन ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी, इसके अंदर आते
यहाँ पे गो टू होम वाली लिंक है, अगर इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली होम पेज पे आ जाते हैं, है ना। अगर इस लिंक को डायरेक्टली देखें, अभी कॉपी लिंक करते, देखो ये वाली लिंक रही। अभी जैसे हमने बकराउड का जब रिस्पॉन्स देख रहे थे, इसके अंदर सुडोमी, उसके अंदर भी इस तरीके से दिख रहा था, रीडायरेक्ट इज इक्वल्स टू अनदर वेबसाइट, है ना। ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी क्या होती है, अगर कहीं पर भी रीडायरेक्ट पेज अवेलेबल है, तुम आप थर्ड पार्टी साइट डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे index.php की जगह पे कोई दूसरी साइट डालता हूँ, http, अरे google.com डालता हूँ, है ना, तो वो साइट नहीं ओपन नहीं होनी चाहिए इसे थर्ड पार्टी साइट से, राइट। तो अगर मैं ये वाले लिंक किसी को भी सेंड करूँ तो अटैकर क्या कर सकता है, यहाँ पे एक मलेशियस वेबसाइट डाल के रख सकता है ना, रीडायरेक्ट वाली जगह पे, जिस वेबसाइट में अटैकर ने अपना मालवेयर या फिर वायरस डाल के रखा होगा, और अगर कोई भी पर्सन उस लिंक पे जाता है तो वो वायरस उसके सिस्टम के अंदर डाउनलोड होकर उसका सिस्टम हैक हो सकता है ना। तो अटैकर इस तरीके की चीजें करके रख सकता है। और मान के चलो मैं अगर ये वेबसाइट किसी को भेज दूं तो वो क्या देखेगा, www, ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है, वो लास्ट में देखेगा ही नहीं कि लास्ट में क्या चीज है ना। तो सामने वाला पर्सन फंस सकता है एंड उसके सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें परफॉर्म हो सकती है, जैसे कि अटैकर ने खुद की मलेशियस वेबसाइट बना के रखी है। हाँ राजेश क्या कह रहे हो? सर हम बर्बसूट का यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कि? बिल्कुल आप बर्बसूट का यूज कर सकते हो। ओके सर। मैक्सिमम बर्बसूट का ही यूज किया जाता है ऑटो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। सी अगर मैं डालू तो मेन वेबसाइट खुलने की जगह पे जो भी मैंने दूसरी वेबसाइट दे के रखी थी वो वेबसाइट खुली, है ना। एंड यही अगर मैं आपको रियल साइट्स में दिखाऊं, ठीक है, सेम वल्नरेबिलिटीज इन रियल साइट्स, एंड आपने वो साइट भी देखी होगी पहले। एक मिनट दो, मैं आपको रियल साइट में भी दिखाता हूँ। सी मेरे पास एक सेम तरह का पेलोड है, इसके अंदर जस्ट ओके ये डायरेक्टली यूआरएल एनकोडेड है ना। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, इसने डायरेक्टली पतंजलि की साइट खुलवा के डायरेक्टली मेरी थर्ड पार्टी साइट खुलवा दी, राइट। ओरिजिनल साइट है आपकी पतंजलि की, ठीक है, ये रही पतंजलि आयुर्वेद, बट पतंजलि की साइट खुलने के बजाय दूसरी साइट खुली, है ना, ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर भी आप पॉपअप या फिर इस तरीके की चीज करवा सकते हो। इंस्पेक्ट, ये आपका हैक टूल इसके अंदर में डाल देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी आपका पेलोड है, मैं इसके अंदर सर्च कर रहा था तो सर्च के अंदर मैंने ये चीज डाल के रखी, तो इसको जस्ट हम यूआरएल डिकोड कर देते हैं। सी ये नॉर्मल पेलोड है, जावास्क्रिप्ट का ही पेलोड है जो रीडायरेक्ट करवा सकता है। इसकी जगह पे मैं अभी जो हमने अलर्ट करवाया था वो वाला पेलोड डाल देते हैं। तो इसको हटा देता हूँ एंड अलर्ट, हैक्ड, राइट। तो अगर ये वाली लिंक एग्जीक्यूट होगी तो जस्ट अलर्ट पॉपअप कर देगा, हैक्ड, है ना। ओके काम नहीं किया, मे बी ये फिक्स हो, काम तो करना चाहिए था। ओ डबल सिंगल कोट है, इसने पॉपअप करवा दिया, है ना। तो इस तरीके की रियल साइट में आपको आराम से मिल सकती है। आपको जैसे जैसे पैरामीटर्स देखने, जैसे कि इसके अंदर सर्च अवेलेबल था, सर्च के अंदर जैसे वो पेलोड एग्जीक्यूट हुआ उसने पॉपअप करवा के दे दिया, है ना। तो ये आपकी नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी थी। पीडीएफ कहाँ, ये कहाँ गई, एक मिनट। सर सर आपने जो पेलोड अभी ये बनाया है, जैसे कि HTTPS परसेंटेज का सिंबल, देन 3A परसेंटेज सिंबल, ये हम कैसे? यूआरएल एनकोडेड है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जस्ट मैंने अभी आपको टूल बताया था ना, यहाँ पे, राइट, इंस्पेक्ट कर दो
ठीक है, हैक बार के अंदर चले जाओ, ये यूआरएल एनकोडर है। जैसे कि मैं वही डालता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अरे कोट करके। तो काफी सारी बाईपास के मैकेनिज्म्स आते हैं इसके लिए, जैसे कि हम वहाँ पे फायरवॉल अवेलेबल है, फायरवॉल डिटेक्ट करता है, तो हमारे पेलोड को हम इसमें एनकोड कर देते हैं यूआरएल में, या फिर बेस 64 में, या फिर दूसरे, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे नीचे आपको एनकोडर दे के रखे है ना। सेम पेलोड मैंने डाला एंड जस्ट यहाँ पे यूआरएल एनकोडर का और यहाँ पे यूआरएल डिकोडर का है। जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है आपको, क्लिक कर दिया एंड आपका पूरा पेलोड हो गया उस फॉर्मेट में, है ना। ओके सर, हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि बेस 64 पे हो रहा है, कौन से वर्जन पे ये मेरा वल्नरेबिलिटी काम कर रहा है, राइट, ये हमें चेक करना पड़ेगा। राइट। दूसरा पाथ ट्रैवल्सल की वल्नरेबिलिटी हम देखते हैं, एक फाइल अपलोड की देखते हैं ना, इसी साइड के अंदर। लेट्स सी पाथ ट्रैवल्सल की वल्नरेबिलिटी क्या होती है। मैं इसके अंदर एक इमेज अवेलेबल है, इस इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, ठीक है। अब ये वाली वेबसाइट जिसके अंदर भी होगी ना, मैं अलग उस जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वाली वेबसाइट होस्टेड होगी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की इंटरनल फाइल्स को रीड करने का ट्राई आउट कर सकता हूँ। कैसे? मैं डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश लगा दूंगा और जिस भी फाइल को आपको रीड करना है उसका पाथ दे देना है। अब नॉर्मली टेस्ट करने के लिए आप यहीं पे आ जाओ, LFI में आ जाओ, ठीक है। LFI में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा कि आपको क्या चीजें डालनी चाहिए। जैसे कि हमारा विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेबसाइट रन हो रही है, तो मैं लेट्स सी इसके अंदर से ये लगा लेता हूँ, है ना। तो उस फाइल को सीधा खुल के मुझे दे देगा, मतलब कि हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फाइल को रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रही हो पूरी की पूरी फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो गई, है ना उसकी। तो एक वल्नरेबिलिटी और एक और लास्ट वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं हम, फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी, जो थोड़ी सी डेंजरस है। फाइल अपलोड की अगर वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है तो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम किसी भी तरीके की फाइल्स को अपलोड करके हम उस सर्वर के अंदर एक मालवेयर भी अपलोड कर सकते हैं, एंड मालवेयर अपलोड करके उस सिस्टम का एक्सेस भी गेन करने का ट्राई आउट कर सकते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले तो हम एक फाइल बना देंगे, उसके लिए MSF एक्सेस गेन करने के लिए उसका अरे MSF कंसोल, ओके। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे सिस्टम का एक्सेस गेन करने के लिए। मैं जस्ट एक फाइल बना दूंगा, एक नॉर्मल फाइल MSF वेनम, ठीक है। MSF वेनम के अंदर -p, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू मुझे करना है तो मैं PHP का यूज करूंगा, PHP/meterpeter/ या लोस्ट के अंदर मैं मेरी IP एड्रेस डाल दूंगा 1 डॉट एंड एक पोर्ट दे देंगे, L port is equals to let's see 4545 and -f रो एंड आउटपुट फाइल दे देंगे shell.php, एंटर। तो ये मुझे एक shell.php नाम से एक फाइल बना के दे दूंगा, जो मैं उस जैसी वेबसाइट के अंदर हम हमारी इमेज या फिर फोटो इस तरीके की चीजें अपलोड कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर मैंने उस फाइल को एग्जीक्यूट करवा दिया, यूज इसके अंदर हम इस पेलोड को जस्ट सेट कर देंगे कि मुझे इस पेलोड का यूज करना है, अरे सेट पेलोड। तो इन शॉर्ट जिस भी वेब सर्वर पे वो वेबसाइट चल रही होगी, वो पूरा का पूरा वेब सर्वर ही हैक हो जाएगा। सेट एल पोर्ट के अंदर मैं 4545 दे देता हूँ, जस्ट रन कर देंगे। हमें बस जरूरत है उस फाइल को अपलोड करने की। तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज अवेलेबल है, मैं फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। ब्राउज करके हम उस फाइल को ले लेते,
ओके, वो कहाँ पे अपलोड हुई है, कहाँ पे बनी है? ठीक है, सूडोमी टूल के अंदर बनी है। टूल्स, ये रही। मुझे इसे ओपन कर देता हूँ एंड अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गई। अगर मैं उस फाइल पे क्लिक करूँ तो वेब सर्वर का एक्सेस मुझे यहाँ पे, अरे 4 रन, जस्ट इसको एंटर करते एक बार। ठीक है, एक्सेस नहीं दे रहा, अदरवाइज इधर डायरेक्टली हमें एक्सेस आ जाने चाहिए था। एलपोर्ट, अच्छा तो देखते। तो इसने मुझे डायरेक्टली एक्सेस दे दिया, वो पूरा का पूरा सर्वर ही हैक हो गया। उस सर्वर के अंदर जितनी चीजें मैं सब देख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे हम बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज को निकाल सकते हैं। जो भी वल्नरेबिलिटी आपको मिली आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एक लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ आपका। ठीक है, इतने सारे आपके पास बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बगक्राउड, हैकरवन, इंटीग्रिटी, इन सभी साइट्स में जाके आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड जो भी वल्नरेबिलिटी आपको मिली वो रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट आपका क्विज है, तो क्विज आपका दिव्यांशु सर लेंगे। दिव्यांशु सर, हेलो दिव्यांशु सर, आप हो? या हाय, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग ये QR कोड स्कैन कर लो या फिर slido.com पे ये कोड एंटर करके क्विज ज्वाइन कर लो। और सभी लोग अपना रियल नेम ही एंटर करना वहाँ पे, क्योंकि जो भी कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रियल नेम पे ही हो पाएगा। ओके, तो फटाफट सभी लोग क्विज को ज्वाइन कर लो।
ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेम डे 1 की क्विज की तरफ भी। यहाँ क्विज 2 में भी सेम आपके 10 क्वेश्चन ही होंगे और टोटल हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 25 सेकंड का टाइम होगा आंसर करने के लिए। और सेम क्विज 1 की तरह ही टॉप 5 विनर्स को ही कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ओके, और जो भी ये टॉप 10 लोग होंगे जिन्हें कोर्सेज मिलेंगे, मतलब डे 1 के टॉप 5 और डे 2 के टॉप 5, इन्हें इनमें से जो टॉप 3 परफॉर्मर्स होंगे कोर्स के टाइम पे, कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पे, तो उन्हें हम इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे डिजिटल योद्धा फाउंडेशन की तरफ से। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी हम क्विज स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बग बाउंटी प्रोग्राम? Okay, option B is correct. Rank 1 is Aditya Gond. Okay, question number 2, what does responsible disclosure mean? Option A is correct. Next, still same, Aditya Gond, rank 1. Next, question number 3, what should you do first before testing a company's system for vulnerabilities? Okay, option D is correct. Next, question number 4,
Which type of vulnerabilities allows attacker to inject malicious script into a website? Okay, option B is correct. Cross-site scripting. Next, question number 5. What is the most ethical way to handle a vulnerability if the company does not respond within the responsible disclosure timeline? Option C is correct. Next, question number 6. In bug bounty hunting, what is duplicate report? Okay, option B is correct. Okay, I think okay, this question is cancelled out. Next, question number 7. What is the primary reason companies implement a scope in their bug bounty programs? Option C is correct. Next, question number 8. Which of these vulnerabilities is the most critical in a web application? Sir, I want to make an announcement that participants are requested to stay until the final announcement are made. Okay, option C is the correct. Next, question number 9. Which vulnerability occurs when user input is not properly validated before being executed as a system command? Option B is correct, command injection. Next and last question, question number 10. What is blind SQL injection? Option D is correct. So these are the top 5 from the quiz. Congratulations to all of them.
So congratulations Adit Verma, Raj Kumar, Ujjwal Mishra from BTech second year, Divyanshu Kumar Dubey and Naitik Agarwal to be the top 5. So sir, may I move further? So thank you so much, sir, for sharing your knowledge and practical knowledge. Before we conclude today's session, I would like to make a humble request that we are offering the opportunity to contribute just rupees 10, which will go a long way in helping underprivileged students to develop their skill. Every small effort counts, and by sharing this with your friend, you can be a part of a bigger cause. Get Digital Yodha Foundation is dedicated to empowering the student with the resource they need to succeed. Let's come together to make the lasting impact and a greater future for them. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कम से कम 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में जरूर बताएं। आपको एक लिंक चैट पे और ग्रुप पे जल्दी मिल जाएगी जिससे आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टुवर्ड हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट। So thank you for all your time. So moving further, as we all know that we have come to the end of the today's session. I hope this discussion makes spark new ideas and motivated you to explore the world of cybersecurity. Remember, curiosity and continuous learning are your greatest tool in this ever-evolving field. A heartful thank you to our amazing speaker, Mr. Ankit sir and Mr. Durgesh sir, for generously sharing their time and expertise. And of course, a big thank you to all the participants for your enthusiastic engagement. That wrap up our Cyber Rakshak workshop. So stay safe, stay secure, and most importantly, keep learning and growing. Have a great evening. Everyone, please mark your attendance. The form is given in the chat box. And please mention your details as soon as possible and with the clear-cut information. If anyone, those who have given the misinformation, they are requested to please ensure that you should give the proper information about this so that you will get the certificates.